सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। दिल्ली में हुई बैठक मुख्यमंत्रियों की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला दिल्ली रवाना हुआ। उप मुख्यमंत्रियों का भी तस्वीरें आने लगी कि वो दिल्ली जा रहे हैं। मीडिया में टैगलाइन चलने लगा कि इनमें से कौन वापस अपने पद के साथ लौटेगा। मुख्यमंत्री वही रहेंगे या उप मुख्यमंत्री वही रहेंगे या सब वही रहेंगे या सब बदल दिए जाएंगे। चर्चा तेज हो गई और तमाम तस्वीरों के साथ अब यह देखना है कौन किस पर भारी पड़ा। और आगे वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें योगी आदित्यनाथ ने करी जिससे वो भारी पड़ रहे हैं, या वो कौन से टूल अभी भी दिल्ली में बैठे बीजेपी के रणनीतिकारों के हाथ में है और वो कैसे खेल करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर, और आप आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण देखेंगे। तो कल दिल्ली में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आजकल जेपी नड्डा जी दो जगह हैं, राज्यसभा में भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। पता नहीं वो चुनाव कब होगा, पार्टी विथ डिफरेंस। लेकिन सभी बड़े टॉप लीडर्स बीजेपी के उस मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से लगातार एक चर्चा चल रही है, क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज बताए जा रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की कोशिशों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी राजनीतिक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक ये समझ में आ रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी का दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व मोदी के बाद कौन इसके आंतरिक कलह का एक अध्याय नया जोड़ेगा, और इसके लिए वो बिसात बिछाना शुरू कर चुका था। लेकिन पिछले तमाम दिनों की हलचल के बाद अब रुख ही बदलता दिख रहा है। पिछले दिनों लगातार पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कई बैठकें मंडलवार की, जोनवार की। उन बैठकों में जब मुख्यमंत्री कोई बैठक बुलाए, कैबिनेट की बैठक हो, तो कैबिनेट के मंत्रियों का होना निश्चित होता है। कोई अपरिहार्य कारण हो तो बात अलग है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार ये खबरें आती रहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर लखनऊ में बैठक कर रहे हैं तो दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बनारस में बैठक कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर, गोरखपुर में या और जगहों पर जहां जहां बैठकें हुई, कभी ओम प्रकाश राजभर उससे नदारद दिखे, कभी संजय निषाद उससे नजारत दिखे। और इनके नदारद होने के पीछे राजनीतिक कारण तलाशने शुरू कर दिए गए। उन नेताओं से जब इस बाबत पूछा गया तो उनका तो ये कहना है कि भाई हमने पहले ही बता दिया था कि हम नहीं रह पाएंगे, और हम नहीं रहे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन ये बात सब लोग समझ रहे थे कि ये उतनी सामान्य बात नहीं है जितनी सामान्य बात कही जा रही है। और योगी आदित्यनाथ बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो लोग बैठक से नदारद दिख रहे हैं। चर्चाएं तेज होती गईं और ये चुनाव जो 2024 का हुआ उसके बाद से तेज होती चली गईं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस बात की भनक पहले ही लगा ली थी? आपको याद है अरविंद केजरीवाल का वो वाला भाषण, याद है ना? अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ।
जिसमें अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक भाषण दिया। वो भाषण ये था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद बीजेपी वाले लोग हटाना चाह रहे हैं और उन्हें हटाकर वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष रहे उस समय उत्तर प्रदेश में और बाद के दिनों में सांसद बनकर के दिल्ली चले गए, वो तो इस पूरे मामले में ऐसे खेल खेले जा रहे हैं जैसे कि हवा ही रुख ही बदलती चली दिख जा रहे। कभी अखिलेश यादव का एक बयान वायरल होता है कि दो इंजन है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। डबल इंजन बीजेपी की टर्मिनोलॉजी है ना, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी। एक इंजन दिल्ली में बैठेगा, एक इंजन लखनऊ में बैठेगा या पटना बैठेगा या भोपाल बैठेगा या जो है रायपुर बैठेगा, तो डबल इंजन से विकास तेज होगा। हालांकि आज तक आंकड़े ये बताते हैं कि डबल इंजन का विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास होगा तो एक इंजन काफी है, नहीं होगा तो 4-4, 5-5 इंजन जोड़ दो, ट्रेन खड़ी की खड़ी रह जाएगी। हो सकता है पटरी से फिसल जाए या आपस में टकरा जाए। आजकल ट्रेनें भी बहुत टकरा रही हैं, लेकिन रेल मंत्री यही नहीं कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की तरह गनीमत है कि कोई ट्रेन हादसा नहीं हो रहा। जैसे शिक्षा मंत्री ने कह दिया कोई पेपर ही लीक नहीं हो रहा है। ये देश है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ताकतवर हैं तो आपका नैरेटिव सही। तो बहरहाल ये सब कुछ डबल इंजन का जो शिगुफा छोड़ा गया था कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन होगा तो विकास तेज होगा, उत्तर प्रदेश में दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये बात चुनावी मुद्दे के रूप में अखिलेश यादव ने भी उठाई और उसके बाद तो मानसून ऑफर से लेकर के विंटर ऑफर तक अखिलेश यादव ने ट्वीट पर ट्वीट, बयान पर बयान, और उन्होंने कई बार ये बात कही कि 100 लाओ सरकार बनाओ। इस तरह से कई चीजें एक साथ काम कर रही थी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव अपने पार्टी ऑफिस में एक संविधान मान स्तंभ की स्थापना करते हैं जो पूरे हर जिले में होगा, और 26 जुलाई को जब छत्रपति शाहू जी महाराज ने पूरे देश में एक तरह से पहली जाति जनगणना कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक करके आरक्षण लागू कर दिया 26 जुलाई 1902 में, तो उस दिन को आरक्षण दिवस के रूप में, संविधान मान स्तंभ के रूप में समाजवादी पार्टी ने स्थापित किया। यानी पार्टी ये मैसेज अपने लोगों को देना चाहती है और भारतीय राजनीति में देना चाहती है कि संविधान को बचाने का उसका मामला केवल चुनाव तक नहीं सीमित था, वो उसके बाद भी संविधान को लेकर गंभीर है। उस समय मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यह बात कही कि बताओ ये वही प्रदेश है जिसमें लोग ये कहते थे कि ये कई जाति के लोग हैं, मुख्यमंत्री जिस जाति के हैं उसी जाति के अधिकारी हैं, उसी जाति का बोलबाला है। 86 में 56, जिसको मजाक में अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, याद है ना आपको, 46 में 56, योगी आदित्यनाथ 46 में 56। तो इस तरह से उस समय जब पत्रकारों ने पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि देखो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जाति के लोग टॉप 10 अधिकारी अगर बना लो, सबसे ज्यादा प्रदेश में ताकतवर अधिकारी बना लो, तो क्या उसी जाति के लोग नहीं है? क्या किसी अखबार ने यह हेडिंग चलाई? क्या किसी टेलीविजन चैनल ने एक तरफ अखिलेश यादव और एक तरफ बाकी यादव लोग, कोई भी हो यादव, उसका रिश्ता अखिलेश यादव से जोड़ते थे? तो वो जो जोड़े नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही जाति का बोलबाला है जो मुख्यमंत्री की जाति है। बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। और इसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई उनके घर का झगड़ा है और बीजेपी के आंतरिक कलह में उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, जनता पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को बदलने में लगे, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को बदलने में लगे, दिल्ली वाले सबको बदलने में लगे हैं और उत्तर प्रदेश वाले सरकार बदलने का मन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय यह चल रहा है। तो इस समय जब ये सब हुआ तो उसका आधार ये बना कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इनका कोई सीधा रिश्ता ही नहीं बन रहा है। इसके मैं 2-3 वजहें बताऊंगा अंत में आकर के, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां किस दिशा में बदल गई, जरा इसका समझना बहुत जरूरी है। अब तक उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा था कि बीजेपी के दिल्ली में बैठे रणनीतिकार ये चाहते हैं कि ओबीसी और दलित वोट, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा काम किया, प्रभाव पैदा किया, लोगों को अपनी तरफ जोड़ने में कामयाब हुई और 37 सीटें जीत गई, इतिहास में सबसे ज्यादा एक चुनाव में।
उस दलित और पिछड़े वोट को गोलबंद करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, ऐसी खबरें खूब चली। और केशव प्रसाद मौर्य का कहानी तो हम बार बार आपको बता ही चुके हैं। 2017 से झगड़ा चल रहा है, बेचारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, बीजेपी जीत गई, अचानक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना दिए गए और केशव जी उसके बाद से परेशान, सोफा के बगल में स्टूल। और उसके बाद वो लगातार इस तरह की कोशिशों में शामिल रहे और जब 2024 का चुनाव का परिणाम आया तो उसके बाद से हलचल तेज हो गई कि यार ये जो हार है उत्तर प्रदेश में, इसमें तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका है। बाबा ने दिल्ली के लोगों को ठिकाने लगाने लायक कुछ संकेत कर दिए हैं और उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक संकेत हुए, इसलिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल देंगे। अब वहां केशव प्रसाद मौर्य को बना देंगे या किसी दलित को बना देंगे, इस तरह की खबरें मीडिया में तेज होने लगी और इन खबरों के पीछे ठोस आधार इसी को बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि नहीं भाई, आपने टिकट हमारे मुताबिक दिया नहीं, कोई रणनीति हमें बनाने दी नहीं, प्रदेश की राजनीति में चुनाव आप लड़े तो हार का जिम्मा हमारा कैसे हो गया। लेकिन इसके पीछे असली खेल था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठे हैं उन तक धीरे धीरे यह पैगाम गया कि जिस व्यक्ति को कल तक आप पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व कह रहे थे, उसने अपना भी तो एक आधार बना लिया। हर जिले में अपने ताकतवर लोग, हर जगह अपने प्रभावशाली लोग और अपना एक चेहरा इतना मजबूत कर लिया कि अगर आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के निर्देश पर लखनऊ से बदला तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और धीरे धीरे यह खबर जाने लगी कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो अगले 1-2 दशक तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर होने के खतरे तक पहुंच जाएगी। और इस राजनीतिक चाल में योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभाव मजबूत कर लिया, चाहे नैरेटिव बनाने के लिहाज से, चाहे इस तर्क के लिहाज से कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता होंगे तो अपनी बिरादरी के होंगे, पूरे पिछड़े समुदाय के तो केशव प्रसाद मौर्य नेता है नहीं। केशव प्रसाद मौर्य 22 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल से हार गए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हार गए, संजय निषाद के बेटे हार गए, तो अनुप्रिया पटेल बड़ी मुश्किल से जीती, उनके दूसरे कैंडिडेट हार गए। तो पिछड़े समुदाय के नेताओं को पहले तो वैसे ही कमजोर कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। इस खेल को आप समझिएगा, जितने लोग ओबीसी के चेहरा हैं बीजेपी या उसके सहयोगी दल, उन सब बीजेपी के पिछड़े चेहरों को कमजोर कर दिया गया। इसलिए पिछले 1-1.5 महीने में लगातार आप इन ओबीसी के पिछड़े चेहरों की नाराजगी और इनके बयानों को मीडिया में सुनते आए होंगे। कुछ और लोगों को भी दिल्ली के निर्देश पर लगाया गया काम पर, जो समण तबके से आते थे, चाहे वो बदलापुर के विधायक हों, चाहे वो और कुछ नेता हों, उन्होंने भी यहां तक बयान दे दिया कि भाई यूपी में विधायक और सांसद की, विधायक की तो चल नहीं रही, मंत्री तक का चल नहीं रहा, सुन नहीं रहा कोई। और इस तरह की तमाम खबरें, तमाम बातें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तेज हो गई। तो ओबीसी के जनाधार वाले नेता तो ये लोग बचे नहीं, और अगर जनाधार होगा भी तो केवल ओबीसी तक होगा, केशव प्रसाद मौर्य तमाम लोगों का। योगी आदित्यनाथ तो हिंदू आइडेंटिटी के पोस्टर बॉय हैं, एक लार्जर यूनिटी जो बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स का कोर है। और आप उन्हें बदलने की बात करते हैं साहब, कल तक आप उन्हें प्रचार में घुमाते रहे, तेलंगाना से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, गुजरात से लेकर के उत्तराखंड तक प्रचार आपने खूब कराया, पोस्टर बॉय हिंदुत्व के वो बने। तो पोस्टर बॉय इतना जल्दी से पोस्टर से कैसे हट जाता? खेल तो यहां हुआ है। तो दिल्ली में हुई बैठक के बाद चर्चा जो ये हो रही थी कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे उत्तर प्रदेश के, अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये होने लगी कि दोनों उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। खेल समझिए, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, और इन दोनों को बदल के अब कुछ और लोगों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये दिल्ली की राजनीति में एक भीतर भीतर पेच फंस है। अमित शाह एंड टीम को ये पता है
कि अगर नहीं हटाते हैं योगी आदित्यनाथ को तो हमारा कितना पॉलिटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ होगा। मोदी के बाद कौन, तो फिर उसके बाद के समीकरण, बीजेपी में प्रभाव किसका बढ़ रहा है, 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने का ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा। और अगर अभी योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाते हैं तो महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा का चुनाव सामने है, 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश के सामने हैं, और अगर इनमें बीजेपी अच्छा नहीं कर पाती है तो क्या बीजेपी इन सारी मुश्किलों में, इन सारी परेशानियों में घिर नहीं जाएगी? क्या बीजेपी इस तरह की राजनीति का शिकार नहीं हो जाएगी? क्या बीजेपी इस ट्रैप में नहीं फंस जाएगी कि अगर वो चुनाव हार रही है तो अपने सबसे बड़े पोस्टर बॉय को सत्ता से कैसे हटा पाएगी? और अगर इन उपचुनावों के बाद हटाने की बात सोचेंगे तो फिर तो असंभव हो जाएगा। इसलिए अभी ट्राई कर लो। इस पूरे कैलकुलेशन को लखनऊ में बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा घुमाया कि अब तो यह चर्चा होने लगी कि स्वतंत्र देव पटेल उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कि असीम अरुण बनेंगे, कि कोई पंडित जी बनेंगे। इनके नाम सामने आने लगे और चर्चा ये होने लगी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को ही अब इनके पदों से मुक्त करके, क्योंकि दोनों लगातार मुख्यमंत्री की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे। लखनऊ में लगातार ये चर्चा तेज हो रही है कि उप मुख्यमंत्री ये दोनों लोग लगातार विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। अब दोनों तरफ ताकत का एक तरह से प्रयोग हो रहा है और ताकत के प्रयोग में दोनों तरफ से बिसात बिछाई जा रही है, दोनों तरफ से इसकी कोशिश की जा रही है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। और अभी तक ये लग रहा है कि अब उप मुख्यमंत्रियों की ही कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही। तो दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद कोई ठोस सूचना तो अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा तेज हो गई है कि बाबा मुख्यमंत्री शायद कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए क्या, या दिल्ली में बैठे वो लोग इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाए कि हटाने में नुकसान है या न हटाने में नुकसान है, या ये कैलकुलेशन हो गया था कि हटाने में ही नुकसान है लेकिन हटा ही नहीं पाए। इसका समीकरण किसने बिगाड़ दिया? उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगर बात माने तो सब, और अखिलेश यादव ने तो बड़ा शानदार एक बात किया कि मानसून ऑफर अभी है, 100 लाओ सरकार बनाओ, फिर विंटर वाला भी आएगा। और अब सारा मैनेजमेंट इस बात पर हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे कांवड़ वाले प्रकरण से हेडलाइन मैनेजमेंट यूं कर दिया, खूब कांवड़ियों पर बात होने लगी, नेम प्लेट लगाना है, पक्ष विपक्ष में हेडलाइन क्या हो गई, नेम प्लेट। कांवड़ वाले गाड़ी तोड़ रहे हैं, कांवड़ की एक से एक वीडियो, सब हेडलाइन बदल गया ना, डिबेट बदल गया ना उत्तर प्रदेश की। और थोड़ा कम पड़ रहा था तो एटीएस अब लग गई, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा करेगी एटीएस। सोचिए, सारी हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया। तो कांवड़ वाला पूरा विवाद तो इसी के लिए खड़ा किया गया था, क्योंकि उस विवाद में तो कुछ था नहीं। और ये योगी आदित्यनाथ ने इस सब को साध करके अपना हिंदू मुस्लिम का बाइनरी फिर से इतना मजबूत कर लिया। तो 10 उपचुनाव में अब सामने बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती कि 10 उपचुनाव में से हार गए तो क्या होगा। इन सारे समीकरणों ने पूरा उत्तर प्रदेश का खेल बदल कर रख दिया है। और अब यह देखना दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री बदले जाते हैं या दोनों उप मुख्यमंत्री। खेल ताकत के इन दो पलड़ों पर भारी पड़ रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तरह की चीजें अभी बदल रही हैं और बदलने वाली हैं। नजर बनाए रखिएगा। मौसम उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी बदलता है और मौसम बहुत जल्दी बन जाता है। अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे आगे बढ़ाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अगर आप इसे फेसबुक पेज या ट्विटर पर देख रहे हैं तो जुड़िए, साथ में विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।